2016 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने पास किया द गुड समैरिटन लॉ, जिससे आप और मुझ जैसे कई गुड समैरिटन्स रोड क्रैश विक्टिम्स की मदद के लिए बिना डरे सामने आए हैं। इस लॉ के तहत फर्स्ट रिस्पॉन्डर को किसी भी तरीके की कानूनी, कार्य विधिक या फिर आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। यानी कि अगर आप सड़क दुर्घटना की पुलिस को सूचना देते हैं और अपना नाम या पता नहीं बताना चाहते, तो आप पर इस बात का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। आपको किसी भी प्रकार का बयान देने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। आपको गवाह बनना है या नहीं, ये सिर्फ आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अब आपसे अस्पताल में रोड क्रैश विक्टिम को ले जाने के लिए किसी भी तरीके की पैसे की डिमांड नहीं की जाएगी और ना ही आपको वहां पर रुकने के लिए मजबूर किया जाएगा। अगर आप गवाह बनते हैं तो कोर्ट एक ही बार में आपकी गवाही लेगा। कोर्ट के चक्कर बार बार नहीं लगाने पड़ेंगे। मदद के बाद आपको प्रोसीजर्स में इन्वॉल्व आपकी सहूलियत के हिसाब से किया जाएगा और ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो अगली बार दोबारा ना सोचें। जब भी कभी सड़क पर किसी घायल व्यक्ति को देखें तो बिना डरे, बिना झिझके उसकी मदद के लिए आगे आएं। और काम यहीं पर खत्म नहीं होता। अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने कोलीग्स को भी गुड समैरिटन लॉ के बारे में बताएं, क्योंकि 80% इंडियंस को अभी तक इंडियन गुड समैरिटन लॉ के बारे में जानकारी नहीं है। आप उनको ये सब बताएं कि गुड समैरिटन लॉ के तहत आप किसी भी प्रकार की आर्थिक, कानूनी और कार्य विधिक परेशानियों से मुक्त हैं। तो अगली बार आप आगे आएंगे ना? प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप कुमार कुशवाहा राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से आप सभी का कक्षा 11वीं के वित्तीय लेखांकन फिनेंशियल अकाउंटिंग विषय में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम इस विषय के अंतर्गत ह्रास, प्रावधान और संचय नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें ह्रास के द्वितीय भाग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने जो भाग 1 था उसमें जाना था कि ह्रास का क्या अर्थ है, वह किन कारणों से उत्पन्न होता है, उसकी क्या आवश्यकता होती है, उसके कौन कौन से तत्व हैं। साथ ही साथ ह्रास की पद्धतियों के बारे में भी जाना था कि सीधी रेखा पद्धति और क्रमागत ह्रास पद्धति जो होती है। ह्रास की 2 पद्धतियां हैं जिनको हमें पढ़ना था। और आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग जानेंगे कि ह्रास के लेखांकन की विधि क्या है, कैसे ह्रास का लेखांकन किया जाता है और उस पर आधारित उदाहरणों को भी हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ह्रास के लेखांकन की विधि या पद्धति कैसी है। तो स्थायी संपत्तियों पर ह्रास का लेखा पुस्तकों में 2 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है बच्चों? 2 प्रकार से किया जाता है। पहला तरीका है संपत्ति खाते पर ह्रास का लगाया जाना। मतलब पहले तरीके में हम जब संपत्ति खाता बनाते हैं, एसेट्स अकाउंट बनाते हैं, तो उसी में हम डिप्रिसिएशन को दिखाते हैं और उसी पर उसको चार्ज करते हैं। दूसरा तरीका है ह्रास पर प्रावधान खाता या संचित ह्रास खाता बनाया जाता है। दूसरा तरीका, हम संपत्ति में डिप्रिसिएशन को न दिखा करके हम उसके लिए एक प्रोविजन बनाते हैं और वही ह्रास का प्रावधान खाता बनाते हैं और उस पर ही हम इसे दिखाते हैं। तो आइए इन दोनों विधियों को अलग अलग हम जानते हैं। सबसे पहली जो विधि है हमारी, संपत्ति खाते पर ह्रास लगाया जाना। इसमें क्या करते हैं? इसमें बच्चों हम इस विधि में ह्रास को संपत्ति की मूल लागत में से घटाया जाता है। मतलब कि जो संपत्ति का मूल्य है वह हर वर्ष उस पर लगने वाले ह्रास के कारण कम होता जाता है और उसे इसी तरह प्रदर्शित करते हैं तथा वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते पर भार के रूप में इसे लगाते हैं। लाभ हानि खाते में भी हम इसे स्थानांतरित करते हैं। अब इस संदर्भ में हमें निम्नलिखित रोजनामचा की प्रविष्टियां करनी होती हैं, जनरल एंट्रीज करनी पड़ती हैं। वो कितने तरह की हैं? वो 3 तरह की एंट्रीज हैं। हम इनको देखते हैं। सबसे पहली एंट्री जो है हमारी संपत्ति को खरीदने पर करते हैं। संपत्ति को जब हम खरीदते हैं तब क्या होगा? आने वाली संपत्ति डेबिट, ठीक, तो एसेट्स का जो अकाउंट है वो डेबिट हो जाता है। यदि हम उसे पेमेंट करके खरीद रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा और यदि हम उसे उधार ले रहे हैं तो उस विक्रेता का नाम हो जाएगा वेंडर्स अकाउंट, वो हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री क्या होती है? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या टू वेंडर अकाउंट। अब वर्ष के अंत में जब उस पर डिप्रिसिएशन लगाया जाता है तो एंट्री होती है आपकी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट।
डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि उस ह्रास की राशि को जब हम लाभ हानि खाते में स्थानांतरित करते हैं तब हमें क्या एंट्री करनी पड़ती है, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, अर्थात हमने उस डिप्रिसिएशन को लाभ हानि खाते में स्थानांतरित कर दिया। तो यह जनरल एंट्री हमें करनी पड़ती है। इसका आर्थिक चिट्ठे पर क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों, तो जब भी ह्रास को हम आर्थिक चिट्ठे में दिखाते हैं तो यह संपत्ति पक्ष में संबंधित संपत्ति से उस ह्रास की राशि को घटाकर हम उस संपत्ति को प्रदर्शित करते हैं। हमें क्या करना होता है, आर्थिक चिट्ठे का जो संपत्ति पक्ष है, एसेट साइड है, उसमें से जो हमारी एसेट है, संपत्ति है, उससे डिप्रिसिएशन का जो अमाउंट है हम कम कर देते हैं और उसके बाद से उस संपत्ति को दिखाते हैं। इस चीज को हम और अधिक अच्छे से स्पष्ट हो लेंगे जब हम इस पर आधारित इस उदाहरण को हल करेंगे। देखिए, I&Me ब्रदर्स ने 1 अप्रैल 2016 को 5 लाख की एक मशीन खरीदी। I&Me ब्रदर्स एक कंपनी है, उन्होंने 5 लाख की एक मशीन खरीदी और उसकी स्थापना पर उन्होंने 50,000 रुपए व्यय कर दिए। ठीक है, मशीन के 10 वर्ष का उपयोगी जीवन काल, इसका जीवन कितने का है, 10 वर्ष का है, और उसका अवशिष्ट मूल्य जो अनुमानित है वह 10,000 रुपए है। अब सवाल क्या पूछ रहा है ये देखते हैं। वर्ष 2016-17 के लिए रोजनामचा में प्रविष्टि करें, मतलब कि हमें वर्ष 2016-17 के लिए रोजनामचा में प्रविष्टियां करनी है, अर्थात जो जनरल एंट्री हमको करनी है केवल 1 साल की करनी है, एवं यह मानते हुए कि ह्रास जो लगा हुआ है, डिप्रिसिएशन कैसे लगा हुआ है, सीधी रेखा पद्धति से लगाया गया है, अर्थात ह्रास की राशि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितने साल भी ह्रास लगाएंगे तो वो सीधा सीधा लगाएंगे। फिर कह रहा है कि प्रथम 3 वर्षों का मशीन खाता और ह्रास खाता बनाए। हमें कितने वर्षों का मशीन खाता बनाना है, 3 साल का। डिप्रिसिएशन अकाउंट कितने साल का बनाना है, 3 साल का बनाना है, जिसमें पुस्तकें प्रति वर्ष 31 मार्च को बंद की जाती हैं, अर्थात ये अपनी पुस्तकों का लेखांकन जो है वो वित्तीय वर्ष के हिसाब से करते हैं, अर्थात 1 अप्रैल 2016 से लेकर के 31 मार्च 2017 पहला साल हो जाएगा, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 दूसरा साल, और 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 ये हमारा तीसरा साल हो जाएगा। तो इन तीनों सालों में हमें लगाना है। एक और चीज हमारी छूट रही है, ह्रास प्रभार के रूप में संपत्ति खाते में दर्शाया जाता है, अर्थात कि हमें ह्रास को कहां पे दिखाना है, संपत्ति में ही दिखा करके हल करना है। तो इस तरह से ये सवाल आपको करना है। अब इस सवाल को हल करने के लिए हमें जो सबसे जरूरी चीज है वो ये जानना जरूरी है कि हमारे ह्रास की राशि कितनी है। तो उससे पहले हमें ये पता करना होगा कि मशीन की मूल लागत कितनी आई। तो मशीन की जो मूल लागत है वो उसका जो क्रय मूल्य है अर्थात 5 लाख रुपए और प्लस जो उसका स्थापना लागत है, उन दोनों को मिला करके 5,50,000 रुपए हो जाएगी। जीवन काल उसका कितना है, ड्यूरेशन कब तक वो काम कर रहा है, तो वह मशीन आपकी 10 सालों तक काम कर रही है। अवशिष्ट मूल्य उसका कितना है, तो उस मशीन का जो अवशिष्ट मूल्य है वह कितना है, 10,000 रुपए है। तो वो भी मैंने यहाँ नोट कर दिया। अब हमको ह्रास के राशि की गणना करनी है। तो ह्रास बराबर होता था मूल लागत अर्थात 5,50,000 माइनस अवशिष्ट मूल्य जो कि 10,000 रुपए है, और उसके बाद से अनुमानित जीवन काल हम उसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इस तरह से ह्रास की राशि की जो गणना होगी वो कितनी हो जाएगी, 54,000 रुपए आपकी हो जाएगी। अब जब हमने ह्रास की राशि की गणना कर ली तो अब हम इस पर आधारित जो 2016-17 के लिए है उसके रोजनामचा की प्रविष्टियों को देख लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इसे हम कैसे हल करेंगे। बच्चों देखिए, ये I&Me की पुस्तकों में रोजनामचा की प्रविष्टियां हैं, ठीक, और हम इसमें ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो सबसे पहली एंट्री होगी 1 अप्रैल 2016 को, जब हम मशीन का क्रय कर रहे हैं, तब मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट
अर्थात मशीन हमारे व्यापार में आई तो कितने मूल्य से आई, जो हमारी मूल लागत है, जो हमने कैलकुलेट किया, मूल लागत 5 लाख प्लस 50,000, 5,50,000, वह चीज हमने यहां पर प्रदर्शित कर दी है। दूसरा है जो डिप्रिसिएशन है आपका, डिप्रिसिएशन डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब इसमें हमने कैलकुलेट किया था, आपको मैं दिखा दूं कितना कैलकुलेट हम लोगों ने किया था। हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 54,000 रुपए, जो कि यहां पर हमने प्रदर्शित कर दिया है। ठीक, अब जब उसको हम पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन, और उसी अमाउंट को हम पीएल में भी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारी जो जनरल एंट्री है ये कंप्लीट हो जाएगी। अब जब हमें मशीनरी अकाउंट बनानी होगी, जो कि 3 सालों की हमें बनानी है, तो उसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसको देख लीजिए। जब मशीन 1 अप्रैल 2016 को खरीदी गई तो टू बैंक करके हमने उसे प्रदर्शित कर दिया 5,50,000 रुपए, जो कि मूल लागत और स्थापना लागत दोनों का वो है। अब 31/3/2017 को जब हम उस पर डिप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो बाय डिप्रिसिएशन कितना हो गया, 54,000 रुपए हमने उसमें दिखा दिया। अब इस तरह से उस साल के अंत में जब हम बैलेंस निकालेंगे तो मशीन का मूल्य 54,000 घटाने के बाद 4,96,000 रुपए बचता है, जो कि बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। अगले वर्ष फिर वही मूल्य 4,96,000 रुपए प्रदर्शित होगा, लेकिन फिर अगले वर्ष के अंत में जब हम डिप्रिसिएशन लगाएंगे 54,000 रुपए, तब उसको घटाने के बाद उस साल के अंत में मशीन का मूल्य कितना बचेगा, 4,42,000 रुपए। और तीसरे वर्ष भी ठीक ऐसे ही जब हम करेंगे तो जो डिप्रिसिएशन घटाने के बाद तीसरे वर्ष हमको मिलेगा 3,88,000 रुपए मिलेगा, और इसी तरह ये चलता रहेगा। यहाँ पे हमें 3 वर्षों तक बनाने के लिए कहा गया था, तो इसलिए हम लोगों ने इसे 3 सालों तक प्रदर्शित किया हुआ है। अब इसको समझते हैं डिप्रिसिएशन अकाउंट में। डिप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, क्योंकि डिप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं तो डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे और उस राशि को हम फिर पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो टू मशीनरी करके हमने डिप्रिसिएशन 54,000 का 31/3/2017 को पहली बार दिखाया, और उसी साल 31/3/2017 को ही उसे पीएल खाते में ट्रांसफर कर दिया, कोई शेष नहीं बचा, वो उस साल की चीज उसी साल खत्म हो गई। इसी तरह दूसरे साल में भी मशीनरी पर डिप्रिसिएशन 54,000 रुपए लगा, और उसे हमने क्या कर दिया, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तीसरे साल भी हम ऐसे ही करेंगे, 54,000 का लगा करके और उसे पीएल में ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरह से हमें जो जनरल एंट्री करनी थी वो हमने कंप्लीट कर ली। मशीनरी अकाउंट मैंने आपको समझा दिया कि कैसे इस साइड में हम मशीन खरीदते हैं तो टू बैंक करके दिखाते हैं और उधर डिप्रिसिएशन दिखाते हैं, और यहाँ पर आपका डिप्रिसिएशन अकाउंट बना दिया। आइए अब हम लोग जानते हैं जो दूसरी विधि है, ह्रास पर प्रावधान खाता या संचित ह्रास खाता बनाना। इसमें हम क्या करते हैं, इसको समझने का प्रयास किया जाए। तो इसमें भी वही चीजें हैं। इस विधि में संपत्ति पर लगाई गई ह्रास राशि एक अलग खाते में संचित होती है, मतलब कि उससे मशीन खाते में न दिखा करके हम जो ह्रास की राशि लगा रहे हैं उसका संचय एक अलग खाते में करते हैं, जिसे ह्रास प्रावधान या संचित ह्रास कहते हैं। ठीक, इस कारण संपत्ति खाता किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होता है, अर्थात जो संपत्ति खाता है उस पर डिप्रिसिएशन का कोई भी प्रभाव नहीं दिखाया जाता है। इसे पूरे जीवन काल में मूल लागत पर ही दर्शाया जाता है। अभी पिछली विधि में हम लोगों ने पढ़ा कि संपत्ति का मूल्य हर साल कम होता जा रहा है डिप्रिसिएशन घटाने की वजह से, लेकिन यहाँ पर संपत्ति हमेशा अपनी मूल लागत पर ही दर्शाई जाती है, और यही अंतर है। इसमें रोजनामचा की प्रविष्टियां या आप जनरल एंट्री कैसे करते हैं, तो सबसे पहली जो एंट्री है संपत्ति क्रय करने की, वह एज इट इज है वैसे ही है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या वेंडर्स अकाउंट। ठीक, दूसरी जो एंट्री है डिप्रिसिएशन की, जब हम साल के अंत में डिप्रिसिएशन लगाएंगे तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन हो जाएगा। वहां पर हम करते थे डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, लेकिन अब मशीनरी अकाउंट ना करके क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि हम इसके लिए प्रोविजन बना रहे हैं।
और जो तीसरी एंट्री है आपकी ह्रास राशि को लाभ हानि खाते में स्थानांतरित करने की, वो वैसे ही रहेगी, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन हो जाएगा। ठीक, अब आर्थिक चिट्ठे में इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में उस संपत्ति को मूल लागत पर ही दिखाया जाएगा, उससे ह्रास की राशि को कम करके हम नहीं दिखाएंगे। और जो ह्रास प्रावधान खाते की जो राशि है उसको संचय और आधिक्य, जो बैलेंस शीट बनाते समय हेड होता है कैपिटल के बाद, उसमें प्रदर्शित किया जाएगा। आया समझ में? जो संपत्ति है वो मूल लागत से ही दिखाई जाएगी संपत्ति पक्ष में, और जो ह्रास प्रावधान की राशि है वो संचय और आधिक्य हेड के अंतर्गत दायित्व पक्ष में दिखाई जाएगी। आइए अब इस पर भी आधारित एक उदाहरण ले लेते हैं, और उदाहरण में हमने वही चीज ली है जो कि पहले थी, और बस अंतर क्या हुआ है कि यहाँ पर ह्रास प्रभार के रूप में हमने ह्रास प्रावधान खाते का को दर्शाया है। ठीक, तो इस बात का आप प्रयास करेंगे। यहां पे देखिए, मूल लागत हमारी 5 लाख थी, 50,000 रुपए स्थापना लागत थी, 5,50,000 रुपए हमारी मूल लागत हो गई, और ह्रास की जो राशि थी 54,000 रुपए थी। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं जनरल एंट्री में क्या परिवर्तन हुआ। जनरल एंट्री में परिवर्तन, आपके पहली जो एंट्री है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, वो वैसी ही रहेगी क्योंकि यहाँ पे क्रैक एंट्री कर रहे हैं। जो डिप्रिसिएशन की एंट्री है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, इसका ध्यान रखना है आपको, टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा 54,000 रुपए से। और जो तीसरी एंट्री है आपकी पीएल में ट्रांसफर करने की, वो एज इट इज रहेगी। क्लियर है? चलिए अब हम मशीनरी अकाउंट को देखते हैं। मशीनरी अकाउंट में क्या हो रहा है, देखिए यहां पर मशीनरी अकाउंट में हम कहीं पे भी डिप्रिसिएशन नहीं दिखा रहे हैं। हमने 1/4/2016 को 5,50,000 की मशीन खरीदी, 31/3 अर्थात साल के अंत में उस मशीन का मूल्य 5,50,000 ही है पहले साल। दूसरे साल भी उस मशीन का मूल्य 5,50,000 से शुरू होता है और वहीं पे ही रहता है। तीसरे साल भी वही हुआ है, अर्थात मशीन की मूल लागत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, अब इसमें एक और खाता जो बनाया जाता है वो कौन सा है? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। यहां पर हम डिप्रिसिएशन दिखाते हैं। देखिए डिप्रिसिएशन हमने यहां दिखाया 31/3/2017 बाय डिप्रिसिएशन कितने से दिखाया? 54,000 पहले साल। तो अब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में पहले साल के अंत में बैलेंस कितना है? 31/3/2017 को प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में बैलेंस 54,000 रुपए का है। अब वो अगले दिन 1/4/2018 को अगले साल ट्रांसफर हुआ 54,000, और इस साल का मतलब 31/3/2018 का जो डिप्रिसिएशन है 54,000, वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया। तो अब इसका बैलेंस कुल कितना हो गया? 1,08,000 रुपए हो गया। तीसरे साल फिर जब हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो अब इसका मूल्य कितना हो जाएगा? 1,62,000 रुपए। तो इस तरह से प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन की जो राशि है वो हर साल जैसे जैसे हम डिप्रिसिएशन लगाते जाएंगे वो बढ़ती जाएगी। अब इसमें देखते हैं कि डिप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे। डिप्रिसिएशन अकाउंट में यहाँ पे परिवर्तन होगा। पिछली विधि में हमने पढ़ा था कि टू मशीनरी अकाउंट हो रही थी, लेकिन चूंकि जनरल एंट्री हमारी बदल रही है तो यहाँ पर इस साइड में टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट लिखा जाएगा, और वह अमाउंट वही रहेगा 54,000, चूंकि हमारा सवाल वही है, और पीएल में फिर उसे हमने ट्रांसफर कर दिया। इसी तरह टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 54,000 से, और उसे हमने पीएल में ट्रांसफर कर दिया। तीसरे साल के अंत में 31/3/2019 को भी हम टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 54,000 रुपए की राशि, और हमने उसको पीएल में ट्रांसफर कर दिया है। अब आते हैं उदाहरण में, इसको समझने का प्रयास करते हैं, इसको लगाने का प्रयास करते हैं। एक फर्म ने 1 अप्रैल 2016 को पुरानी मशीन खरीदी और इसके लिए 1,40,000 चुकाए। कितने रुपए चुकाए हैं उसने? 1,40,000 रुपए चुकाए हैं। इसकी अच्छी तरह से मरम्मत करने और लगाने पर 20,000 उसने खर्च कर दिए। ठीक है। 1 अक्टूबर 2016 को दूसरी मशीन 80,000 लागत की खरीदी, और 1 अक्टूबर 2018 को एक नई मशीन
2 लाख लागत की खरीदी। तो अब थोड़ा सा इसको समझिए। 1 अप्रैल 2016 पहली मशीन खरीदी, कितने की? 1,40,000 और 20,000 दोनों को जोड़ करके लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? आपको मालूम है, क्योंकि मूल लागत की गणना ऐसे ही होती है, 1,60,000 रुपए हो जाएंगे। दूसरी मशीन कब खरीद रहे हैं? 1 अक्टूबर 2016 को, उसी साल 6 महीने बाद। कितने की है? 80,000 रुपए की है। ठीक। 1 अक्टूबर 2018 को एक नई मशीन खरीदी 2 साल बाद, वो कितने की है आपकी? वो है आपकी 2 लाख रुपए की। क्या क्या रहा है? मूल ह्रास सीधी रेखा पद्धति से 10% प्रति वर्ष की दर से अपलेखित करना है। अर्थात इसमें अवशिष्ट मूल्य नहीं दिया हुआ है, अनुमानित जीवन काल नहीं दिया, वो सीधा कह रहा है कि आपकी जो लागत आ रही है उसका 10% आपका डिप्रिसिएशन हो गया। तो हम तीनों मशीनों का यदि डिप्रिसिएशन निकालना हो तो ये 1,60,000 रुपए है, तो इसका यदि हम 10% करेंगे तो हमारे पहले मशीन का डिप्रिसिएशन हमेशा कितना होगा? 16,000 रुपए होगा। क्यों? क्योंकि सीधी रेखा पद्धति है। दूसरी मशीन का डिप्रिसिएशन हमारा हमेशा कितना होगा? 8,000 रुपए होगा। तीसरी मशीन का जो डिप्रिसिएशन है वो हमारा कितना होगा? हमेशा 20,000 रुपए होगा। क्लियर है? अब 3 वर्षों के लिए मशीन खाता बनाइए। फर्म की पुस्तकें 31 मार्च को बंद की जाती हैं। 31 मार्च को पुस्तकें बंद हो रही हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा ये आप समझ लीजिए कि जो पुस्तकों का रिकॉर्ड होगा 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 और 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019। अब समझिए, पहली मशीन हमने कब ली है? पहले वर्ष ली है। ठीक। वो 12 महीने हमारे पास रही, तो उस पर साल भर का डिप्रिसिएशन हम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 तारीख को ही हमने ली है, हमारा साल 31 मार्च को खत्म हो रहा है। दूसरी मशीन 1 अक्टूबर 2016 को हमने खरीदी है, अर्थात वो भी पहले ही साल ली गई है, लेकिन वह मशीन हमारे पास साल भर नहीं रही है। 1 अक्टूबर को खरीदे हैं तो पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अर्थात कुल ये मशीन कितने दिन रही है? 6 महीने हमारी रही है। तो इस साल जो डिप्रिसिएशन लगेगा वो पहली मशीन पे तो पूरा लगेगा 16,000 रुपए, लेकिन दूसरी मशीन पर कितना लगेगा? केवल 6 महीने का लगेगा, अर्थात 8,000 रुपए। यदि साल भर का डिप्रिसिएशन है तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 6/12 अर्थात 1/2, 4,000 रुपए हो जाएगा। अर्थात इस साल हमको डिप्रिसिएशन कितना लगाना है? 16,000 प्लस 4,000, कितना हो गया ये? 20,000 रुपए हो गया। मालूम चला आपको? ठीक। 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 31 मार्च 2018, इस दौरान कोई मशीन ली गई है? नहीं ली गई है। ठीक। तो इस दौरान हमारे पास यही दोनों मशीन है और दोनों 12 महीने हमारे पास रही हैं। तो हम जब डिप्रिसिएशन लगाएंगे तो पूरा लगाएंगे। वो कितना कितना हो जाएगा? 16,000 प्लस 8,000 अर्थात 24,000 रुपए हमारे डिप्रिसिएशन का अमाउंट हो जाएगा। तीसरा साल हमारा शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2019, और इस दौरान हमने एक मशीन खरीदी है। कब खरीदी है? 1 अक्टूबर 2018 को, अर्थात ये मशीन भी हमारे पास साल भर नहीं रही है। कितने दिन तक रही हमारे पास? हमारे पास केवल 6 महीने रही। तो जो हमारा डिप्रिसिएशन है इस मशीन का वो 20,000 रुपये न हो करके 20,000 रुपये का आधा होगा, क्योंकि 6 महीने के हैं। तो ये हमारे लिए कितना हो जाएगा? आपका 10,000 रुपए होगा। मतलब कि अब हमारे पास इस साल में 3 मशीनें हो गई हैं। पहली मशीन का डिप्रिसिएशन 16,000 रुपए, दूसरी मशीन जो साल भर रही है वो 8,000 रुपए, और जो तीसरी मशीन हमने इस दौरान खरीदी है वो केवल 6 महीने प्रयोग हो रही है। तो उसका जो डिप्रिसिएशन अभी हमने कैलकुलेट किया वो 10,000 रुपए, अर्थात कुल 34,000 रुपए केवल होंगे।
आपके समझ में आया? अभी इसको जब हम इसके अकाउंट बनाएंगे तो ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखिए मशीनरी अकाउंट, 1 अप्रैल 2016 को हमने मशीन खरीदी, कितने की? 1,60,000 की मशीन खरीद ली। ठीक। 1 अक्टूबर 2016 को फिर से हमने एक मशीन खरीदी थी 80,000 की। कोई डाउट नहीं? पहली मशीन 1,60,000 की, दूसरी मशीन 80,000 की। पहली मशीन 1 अप्रैल को खरीदी, दूसरी 1 अक्टूबर को खरीदी। ठीक। अब साल के अंत में अर्थात 31 मार्च 2017 को जब हम उस पर डिप्रिसिएशन लगाएंगे तो इन दोनों मशीनों के हिसाब से लगाएंगे। इसका 10% आपका हो गया 16,000 रुपए और इसका 10% 8,000 रुपए हो गया। लेकिन यह मशीन केवल हमारे व्यापार में 6 महीने ही रही है, तो हम डिप्रिसिएशन भी तो 6 महीने का ही लगाएंगे। तो 8,000 का आधा करेंगे तो वो 4,000 हो जाएगा, अर्थात 16,000 प्लस 4,000 कुल कितना हो गया आपका? 20,000 रुपए हमने डिप्रिसिएशन का लगा दिया। ठीक है। अब जब मशीन का कुल मूल्य जोड़ा जाएगा तो 2,40,000, 2,40,000 में से हम डिप्रिसिएशन का अमाउंट घटा करके इसका जो बैलेंस इस साल का बचा 2,20,000 प्रदर्शित किया जाएगा। कहां पे? बैलेंस शीट में प्रदर्शित किया जाएगा। दूसरे वर्ष में आते हैं। दूसरे वर्ष की शुरुआत में हमारे पास जो मशीनरी का मूल्य है 2,20,000 है। दोनों मशीनें इस पूरे 12 महीने काम कर रही हैं, तो डिप्रिसिएशन भी पूरा लगाया जाएगा, अर्थात 16,000 रुपए ये और 8,000 रुपए इसके ये, तो 16,8 24,000 रुपए यहां पर प्रदर्शित किए जाएंगे। ठीक है। और साल के अंत में बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे कितना? 1,96,000। क्यों? क्योंकि 2,20,000 की हमारे पास संपत्ति बची थी, जिसमें से हमने 24,000 रुपए का डिप्रिसिएशन लगा दिया, तो अब 1,96,000 की मशीन बची है, वो अगले साल की शुरुआत में यहां पर प्रदर्शित हो जाएगी। अब हम 1 अक्टूबर 2018 को मशीन खरीद रहे हैं, कितने की? 2 लाख मूल्य की। तो संपत्ति का जो बैलेंस है वो बढ़ गया। अब जो हमारे पास संपत्ति हो गई 3,96,000 की हो गई। तो अब हमारे पास 3 मशीनें हो गई। ये मशीन हमारी 6 महीने तक रही, तो इसका 6 महीने का डिप्रिसिएशन जो कि कितना हुआ था? 10,000 रुपए हुआ था। और उन दोनों मशीनों के 12 महीने के डिप्रिसिएशन कितने हुए थे? 24,000 रुपए। तो 24 और 10 कितना हो गया आपका? 34,000 रुपए इस वर्ष डिप्रिसिएशन लगाया जाएगा। और जब हम इस डिप्रिसिएशन की राशि को संपत्ति के कुल मूल्य से घटाएंगे तो 3,62,000 रुपए की जो मशीन है वह हमारे बैलेंस शीट में प्रदर्शित की जाएगी। और इस तरह से हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। क्लियर है बच्चों? हमने मशीनरी अकाउंट समझ लिया। अब समझते हैं कि डिप्रिसिएशन अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट में देख लीजिए, जैसा हमने पहले पिछले उदाहरण में सीखा था ठीक वैसा ही होगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे मशीन खाते में राशि को लगा रहे हैं, इसलिए टू मशीनरी अकाउंट 20,000 रुपए से पहले साल लगाया गया था और यह राशि हम पीएल में भेज देंगे, 20,000 रुपए से क्लियर हो जाएगी। दूसरे साल में हमने जो डिप्रिसिएशन लगाया था इस मशीन पर, कितने से लगाया था? 24,000 से लगाया था। क्यों? क्योंकि हमारी दोनों मशीनें 12 महीने काम कर रही थी। तो 16,000 रुपए की राशि और 8,000 रुपए की जो राशि थी दूसरी मशीन पर, इन दोनों को जोड़ करके हमने डिप्रिसिएशन 24 लगाया था और वह पूरा का पूरा पीएल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और तीसरे वर्ष के अंत में जब हमारी मशीन 3 हो जा रही हैं तो 16,000 रुपए, 8,000 रुपए इन पुरानी दोनों मशीनों का, और इस वर्ष जो मशीन हमने खरीदी थी आपकी 2 लाख की, उस पर 6 महीने के हिसाब से 10% का जो डिप्रिसिएशन हो रहा है तो 10,000 रुपए, और इस तरह से ये कुल 34,000 रुपए हो जाएंगे और इसे हम पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आशा करता हूं बच्चों कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। आपके लिए यहाँ पर गृह कार्य दिया गया है जिसे आप हल करने का प्रयास करेंगे। अगली वीडियो क्लास में हम कुछ और आंकिक उदाहरणों और कुछ अन्य तरह के उदाहरणों के साथ उपस्थित होंगे और इस पाठ को हल करने का, समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।